नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये एक पारिवारिक कहानी है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। भूख से बेहाल चारपाई पर बैठी हुई बूढ़ी माँ बार बार रसोई की ओर देखकर मन ही मन सोच रही थी कि उनके लिए भी अभी नाश्ता आएगा, लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी नाश्ता नहीं आया। फिर वह खुद जब रसोई घर में अंदर जाकर देखती हैं तो नाश्ता खत्म हो गया था। जब बहू से पूछा तो उसने भी जवाब दिए बिना ही मुंह उल्टा फेर दिया और अपने कमरे में चली गई। बूढ़ी माँ ये सोचते हुए कि कोई बात नहीं, नाश्ता खत्म हो गया है तो मैं दोपहर में खाना खा लूँगी, वापस आकर उसी चारपाई पर बैठ गई। इतनी भूख के बाद भी वह सोचने लगी, मेरे से ज़्यादा खाने की ज़रूरत मेरे बच्चों को है। वो सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं, आखिर माँ तो माँ ही होती है ना, खुद भूखी रहकर भी पहले बच्चों को ही खिलाएगी। सोचते सोचते दोपहर हो गई। बूढ़ी माँ ने बहू को आवाज़ लगाई और कहा, बहू अभी तो मुझे खाना दे दो, मेरी भूख से हालत ख़राब होती जा रही है। तभी बहू के कमरे से आवाज़ आई कि क्या पूरे दिन भूख 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 करती रहती हो, न जाने कितनी भूख लगती है आपको, दूसरा तो कोई काम ही नहीं है आपको। अगर इतनी ही भूख लगी है तो आपके टेबल के पास चने रखे हैं, वह खा लो, भूख मिट जाएगी। आज दोपहर का खाना आज मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि हमारा सबका पेट भरा हुआ है। हमने भरपेट नाश्ता कर लिया था और अब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही हूँ, इसलिए खाना रात को ही आकर बनाऊंगी। ये सुनकर बूढ़ी माँ बहुत उदास हो गई। फिर भी वह अपना मन मार कर धीरे से बोली, बेटा तू कहे तो मैं खुद के लिए खुद ही खाना बना लूँ। बहू गुस्से में बोली, अब क्या एक जने के लिए खाना बनाओगी? फिर बहू किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर सास के आगे थाली को जोर से रखते हुए बोली कि खा लो इसे। ऐसा कहकर वह पर्स लेकर घर से बाहर निकल गई। जब चावलों को फ्रिज में रखा था तब भी वह खराब ही थे, उनमें से गंदी सी बदबू आ रही थी। सास ने बहू के जाने के बाद गुस्से से वह चावल कचरे के डिब्बे में डाल दिए। उसके बाद उसने दाल चावल निकाल कर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन घिस कर साफ करके किचन साफ कर दिया और चुपके से अपनी चारपाई पर जाकर सो गई। बहू ने भले ही खाना पकाने से मना कर दिया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती थी। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी माँ अपनी चारपाई पर बैठी हुई थी। उतने में उसका बेटा दिनेश उधर से आया और बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मेरे लिए घर खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दे दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद हो जाएगी। माँ बोली, बेटा जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। उसके बाद दिनेश बोला, माँ तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे किराए पर कोई नहीं लेगा। माँ चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है, वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर कैसे रहूँगी और टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊँगी? दिनेश बोला, माँ तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो हर समय घर पर ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देंगे उसे तो सारी सुख सुविधाएं देनी होंगी, तभी तो किराए पर कोई लेगा कमरे को, उनको भी तो सारी सुख सुविधाएं चाहिए ना। वैसे भी यह रूम बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है? माँ कुछ क्षण के लिए शांत रही और सोचने के बाद बोली, ऊपर छत पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में भी सब सुख सुविधाएं हैं। उस पर दिनेश बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते हैं, वह रूम हमने मेहमानों के लिए रखा हुआ है। तुझे तो अच्छी तरह से पता है ना कि मीना के मायके वालों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए वह रूम तो मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। माँ सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका रूम ही किराए पर देने का निर्णय कर लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसीलिए दिनेश ने जो कुछ भी कहा उस पर माँ ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था, तब भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए नए किराएदार का नाम विजय था। वह एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज़ मीना और दिनेश को अपनी माँ के साथ गलत व्यवहार करते हुए देखता था। यह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे बूढ़ी माँ विजय को अपने बेटे जैसा मानने लगी। विजय भी आते जाते माँ का हालचाल पूछा करता था और उनका ख्याल रखता था।
दिनेश और मीना को माँ से कुछ भी लेना देना नहीं था। मीना बचा हुआ खाना उसकी थाली में रख कर जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। माँ तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रह रही थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसका कोई दूसरा सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे पर रहना पड़ रहा था। कभी कभी माँ को बहुत रोना आता था। अब माँ विजय को अपने मन की बात बताने लगी थी। एक दिन उन्होंने बताया कि उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी। जब उनके पिताजी कमाते थे तब हम दोनों को घर में बहुत मान सम्मान मिलता था और दिनेश का पूरा पैसा बच जाता था। जब उसके पापा काम करने में असमर्थ हो गए तब उन्होंने घर खर्च में मदद करने के लिए बेटे से कहा, तो यह बात दिनेश के मन को बहुत बुरी लगी। पर अब वह करता भी तो क्या, मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था। उसके व्यवहार से साफ साफ पता चल रहा था। इसी बीच मेरे पति की तबीयत बहुत बिगड़ गई और हम उनको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी, दिनेश ने पैसे बचाने के लिए आधी ही दवाई लेकर आता था और बाद में तो दिनेश ने दवाई लाना पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिससे उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। मेरे पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात को उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगी तो मैं बहुत घबरा गई और भाग कर गई और दिनेश के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी और कहने लगी कि पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। मेरी बात खत्म होने से पहले ही दिनेश बोला, माँ मुझे अभी सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैं रात भर अपने पति के पास चिंता में डूबी हुई बैठी थी। कभी छाती पर तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी उनको स्टीम दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग ही स्वीकार था। सुबह तक उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। दिनेश रोने का नाटक करने लगा। मीना तो ऐसे रो रही थी जैसे उसको वास्तव में ससुर के चले जाने पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज़्यादा धक्का तो सिर्फ मुझे लगा, पर मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और होठ थर-थर कांप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहते हो कि अब तुम लोग रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के जिम्मेदार तुम दोनों हो। पर मैं कुछ बोल नहीं पाई। कुछ समय बाद जैसे जैसे दिन बीते, मेरे दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती थी कि दिनेश ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद मीना और दिनेश का व्यवहार बहुत बदल गया था। मुझे भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई, इसीलिए अब मैं उन दोनों से कोई भी उम्मीद नहीं रखती थी। पर उनका मन उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि ऐसी औलाद को सबक क्यों नहीं सिखा सकती। एक दिन उनका किराएदार विजय उनके पास आया और बूढ़ी माँ को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर माँ की आंखों में एक नई उम्मीद जागी। दूसरे दिन सुबह माँ मीना और दिनेश के पास आईं और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में परेशानी है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। बूढ़ी माँ की बात सुनकर मीना बहुत खुश हो गई। दिनेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर तक माँ उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखती रही। फिर बोली, दिनेश तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और मीना तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। और माँ हंसकर बोली, यह बात सही है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर को से कहीं नहीं जाऊंगी और इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर दिनेश और मीना दोनों ही चौंक गए। दिनेश और मीना एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने तो सोचा था कि माँ घर छोड़कर चली जाएंगी तो वो दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उन्हें माँ के साथ नहीं रहना पड़ेगा, उनकी सेवा नहीं करनी पड़ेगी। माँ का कहना सुनकर दिनेश गुस्से से बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इस घर पर मेरा भी अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक इस घर पर मेरा ही अधिकार है, ये घर मेरे ही नाम है। माँ गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त में भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरस आया है। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कोई निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा
जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसीलिए मैंने सोचा है कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। दिनेश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा। माँ ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारे बारे में नहीं। फिर मैं तेरे बारे में क्यों सोचूं? तू तेरे परिवार की खुद सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर माँ अपने रूम में चली गई। दिनेश और मीरा शांत माँ को जाते हुए देखते ही रह गए। माँ ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया और विजय की मदद से वृद्धा आश्रम बहुत ही अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, दिनेश की माँ ने क्या यह सही फैसला किया है? अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।